एक और जहां यूपी में जब बुलडोजर की कार्रवाई की बात आती है तो यहां विपक्ष हाय तौबा करने लगता है, लेकिन जब अवैध कब्जों की बात होती है तो यही विपक्ष खामोश हो जाता है और अवैध कब्जों के मामलों से अपना किनारा कर लेता है। वहीं कुछ दिनों पहले जहां सूबे के बहराइच जिले में हुई हिंसा के बाद जब पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए 23 घरों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किया तो इसको लेकर बवाल शुरू हो गया था, जिसके बाद विपक्ष इसके लिए जोरदार आवाज भी उठाता है। फिर मामला हाईकोर्ट पहुंचता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट 15 दिनों के लिए बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा देता है और पीडब्ल्यूडी की ओर से जारी किए गए नोटिस का जवाब देने के लिए जिन घरों पर 3 दिनों का मौका दिया गया था, जिन लोगों को उन्हें 15 दिन का अवसर दिया जाता है और कहा जाता है कि 15 दिनों में आपको इसका जवाब देना है। साथ ही 3 दिन के भीतर सरकार को इस इलाके के वैध और अवैध निर्माणों की जानकारी देने का भी आदेश दिया जाता है। वहीं इसके अलावा यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचता है। वहीं जहां यूपी में बुलडोजर गरजने या चलने की जब बात आती है तो विपक्ष के सीने पर सांप डोलने लगता है, लेकिन जब किसी अन्य राज्य में यही बुलडोजर चलता है तो ये विपक्ष के लोग खामोश बैठ जाते हैं, क्योंकि उन राज्यों के किसी भी व्यक्ति से इनका लेना देना नहीं होता। इसका कारण है कि वहां कोई चुनाव फिलहाल वर्तमान में नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि बुलडोजर की गर्जना सिर्फ यूपी में ही नहीं होती, बल्कि यह गर्जना भारत के पश्चिमी भाग में बसे गुजरात में भी सुनाई देती है, जहां गुजरात सरकार ने तकरीबन 36 बुलडोजर और 70 ट्रैक्टर और ट्रॉलियों की मदद से मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान को ध्वस्त कर जमीन दोज कर दिया और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख माने जाने वाले सोमनाथ मंदिर के इर्द गिर्द बनाए गए थे। और इसके साथ ही 135 लोगों को भी इस दौरान हिरासत में लिया गया। खास बात यह है कि इनमें तकरीबन 500 साल पुराना एक कब्रिस्तान भी शामिल था, जिसे बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया है। क्या है इसकी पूरी कहानी, आज विस्तार से आपको बताऊंगा थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। बुलडोजर एक्शन की इस बड़ी कार्रवाई को जानने और समझने के लिए आपको चलना होगा यूपी से लगभग 1318 किलोमीटर दूर बसे गुजरात में, जहां के गिर जिले में स्थित है देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए यहां अवैध मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान का निर्माण किया गया था। खबरों के मुताबिक इनमें से एक कब्रिस्तान तो 500 साल पुराना बताया जा रहा है और इन सभी को ध्वस्त करते हुए सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। इस कार्रवाई को लेकर सोमनाथ मंदिर से सटे इलाकों में इन दिनों तनावपूर्ण माहौल भी बना हुआ है और वजह है मुस्लिम समाज से जुड़ी 9 इमारतों पर की जाने वाली बुलडोजर कार्रवाई। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से यूपी सरकार की तर्ज पर गुजरात सरकार भी लगातार अवैध निर्माणों और अवैध कब्जों को लेकर कड़ाई से फैसला लेते हुए सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए बुलडोजर एक्शन का सहारा ले रही है। और इसी क्रम में गुजरात के गिर जिले में सोमनाथ मंदिर से सटे हुए इलाकों में भी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। यहां के प्रभास पाटन कस्बे में गिर जिला प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के सरकारी जमीन पर बने मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान समेत कुल 9 इमारतों को जमींदोज करते हुए सरकारी जमीन को इनसे आजाद कराया है और इस दौरान उत्पात मचाने वाले 135 लोगों को हिरासत में भी लिया है। यहां के लोगों ने दावा किया कि जिन 9 इमारतों को ढहाया गया है उनमें से कुछ इमारतें 500 साल पुरानी थी, जिसमें बात की जा रही है कि जो कब्रिस्तान था वही 500 साल पुराना था, जबकि गिर जिला प्रशासन का कहना है कि ये इमारतें अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनी थीं, जिन्हें अतिक्रमण विरोधी या अतिक्रमण निरोधी अभियान के तहत जमींदोज कर खाली कराया गया है। दरअसल ये पूरा मामला बीते सितंबर माह का है, लेकिन अब भी गुजरात में योगी सरकार की तर्ज पर अवैध निर्माणों के विरुद्ध बुलडोजर कार्रवाई लगातार की जा रही है। गौरतलब है कि सोमनाथ मंदिर स्थल वेरावल के प्रभास पाटन में सरकारी जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माणों को हटाने के लिए चलाए गए इस अभियान के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।
प्रशासनिक कार्रवाई में काफी जद्दोजहद के बाद 52 ट्रैक्टरों, 58 बुलडोजरों, 2 हाइड्रा क्रेनों, 2 ट्रक, 2 एम्बुलेंस और 3 दमकल गाड़ियों की मदद से 788 पुलिसकर्मियों और राज्य रिजर्व पुलिस बल यानी SRPF के जवानों की तैनाती में पुलिस और जिला प्रशासन के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान लगभग 60 करोड़ रुपए की कीमत की तकरीबन 15 हेक्टेयर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर इन मस्जिदों, दरगाहों या फिर कब्रिस्तानों पर बुलडोजर क्यों चल रहा है और इन्हें आखिर सरकारी जमीनों को कब्जा करते हुए कैसे बना लिया जाता है, और उस समय सरकारें उस अवैध कब्जे को लेकर कुछ भी क्यों नहीं बोलती और इन्हें उस समय रोका क्यों नहीं जाता जब ये अवैध कब्जा कर रहे होते हैं। तो इसका जवाब है वक्फ बोर्ड का ताकतवर होना, और वो भी उसे इतना ताकतवर बनाने का काम किया गया है पूर्व कांग्रेस की सरकारों द्वारा। दरअसल इस्लाम के अनुसार धार्मिक रूप से दान में दिया जाने वाला धन, संपत्ति, जमीन आदि सभी चल अचल संपत्तियां शामिल हैं जिन्हें वक्फ कहा जाता है, और जो संपत्ति एक बार वक्फ में चली जाती है उसे दोबारा किसी व्यक्ति के नाम ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। वहीं वक्फ की संपत्तियों, धन आदि की देखरेख करने के लिए संविधान के अनुसार स्वतंत्र भारत में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। केंद्रीय वक्फ बोर्ड के अलावा लगभग हर राज्य में भी आज वक्फ बोर्ड है। वहीं यूपी और बिहार जैसे राज्यों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड तक हैं, जो मुस्लिम समाज के शिया और सुन्नी समुदाय के वक्फ की संपत्तियों की देखरेख करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। दरअसल साल 1954 में देश में पहली बार वक्फ एक्ट बनाया गया था और इसी के तहत वक्फ बोर्ड की शुरुआत हुई थी। हालांकि आपको बता दें कि इस वक्फ बोर्ड को और अधिक ताकत देने के लिए कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने वक्फ एक्ट में 2 बार ऐसे बड़े बदलाव किए कि जिससे वक्फ की ताकत और भी अधिक बढ़ गई और इसकी ताकत में इतना इजाफा हुआ कि वो संपत्तियों पर कब्जा करने लगी और पूरी तरीके से उसकी संपत्तियां इतनी बढ़ गई कि वो भारत सरकार से भी अधिक संपत्ति की मालिक अगर आने वाले सालों में हो जाए तो इसमें कोई भी ताज्जुब नहीं करना चाहिए। असल में साल 1995 में वक्फ एक्ट को और भी अधिक ताकत देने के लिए एक अधिनियम लाया गया था, और ये अधिनियम लाया गया था पीवी नरसिम्हा राव की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा। उस समय की नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में कई बदलाव करते हुए वक्फ बोर्डों को जमीन अधिग्रहण करने की असीमित अधिकार यानी शक्ति प्रदान करते हुए उसकी ताकत को और भी अधिक बढ़ा दिया था। शक्ति में इस इजाफे के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतों में भी बढ़ोतरी होने लगी। कांग्रेस सरकार यही नहीं रुकी, बल्कि साल 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की अगुवाई में बनी यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड की ताकत को और भी अधिक बढ़ाया, क्योंकि 2014 के चुनाव में कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश में लगी हुई थी और इसी कोशिश में उसने वक्फ की ताकतों को बढ़ा दिया। हालांकि 2014 में उसे इसका कोई फायदा नहीं हुआ और उसे हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि 2013 में वक्फ अधिनियम में जो संशोधन किया गया उससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों पर दावा करने और उस पर कब्जा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया और वक्फ बोर्ड को इसके साथ ये अधिकार भी प्राप्त हो गया कि जिस संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना हक जमा दे तो उसके खिलाफ किसी भी अदालत, चाहे वो जिला स्तरीय हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट तक ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ कहीं भी किसी भी मामले में अपील नहीं की जा सकती। और इसी का फायदा उठाते हुए वक्फ बोर्ड विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकारों की जमीनों पर भी कब्जा करने का षड्यंत्र रचता रहा, जिसके चलते उसके पास आज वर्तमान समय में देश भर में करीब 9,40,000 एकड़ में फैली तकरीबन 8,72,321 अचल संपत्तियां हैं। और तो और केवल यूपी की ही यदि हम बात करें तो यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। इसके बावजूद आपको बता दूं कि संपत्तियां कम होने के बाद भी शिया वक्फ बोर्ड की जमीनें जहां जहां भी हैं वहां उनका टुकड़ा काफी बड़ा है।
अब ऐसे में जहां वक्फ बोर्ड को इतनी अधिक ताकत दी गई है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने पूर्व में सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने की चाहत में ही वक्फ बोर्ड को कितनी अधिक ताकत दे रखी है। लेकिन अफसोस होता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से खुद उन मुसलमानों को कोई लाभ नहीं होता या कोई भी लाभ नहीं मिलता जो पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं या फिर पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के मुसलमान कहे जाते हैं। और अब जब केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की ताकत को सीमित करने और उसकी संपत्तियों के ब्यौरे को पूरी तरीके से सार्वजनिक करने और उसमें पारदर्शिता लाने की बात करती है, उसके लिए विधेयक लेकर आती है, तो विपक्ष उसका विरोध करता है। और वहीं इस समय वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक हो रही है और इसके सभी बिंदुओं पर चर्चा भी हो रही है। हालांकि कुछ लोग इसे मजाक बनाने पर तुले हैं और इस जेपीसी की मीटिंग को संसद की एक आम बैठक समझकर पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इसका तमाशा बनाने पर तुले हुए हैं। फिलहाल अब देखना है कि जेपीसी की बैठक में इस वक्फ संशोधन अधिनियम में क्या फाइनल फैसला आता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गुजरात के गिर में प्रशासन द्वारा की गई इस बुलडोजर कार्रवाई और यूपी में वक्फ की संपत्तियों पर होने वाली किसी भी कार्रवाई पर आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए और बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।